हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज मैं आपको देने वाली हूँ एपिसोड 185 के जवाब। थोड़ा डिले हो गया, बीच में वीडियो मिस हो गई बिकॉज लिव लाइफ इजी वाले व्लॉगिंग चैनल पर डेली वीडियो जारी थी, तो थोड़ा सा टाइम शेड्यूल इधर की तरफ से डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अब इनमें रेगुलर जाएं, क्योंकि मिस हो गए एपिसोड और जिन्होंने कमेंट किया होगा वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि उनका कमेंट पढ़ा जाएगा और उस पर जवाब दिए जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इस पे कंटिन्यूस वीडियो बिना एक दिन छोड़े लगातार ही भेज दूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं, शायद क्वेश्चन रोज से ज़्यादा हो गए हों क्योंकि टाइम हो गया बीच में। तो देखते हैं कितना लंबा बैठता है, पर कोशिश आज भी यही रहेगी कि ना मैं कोई भी कमेंट छोड़ूं और आज ही ये सारे कमेंट्स मैं कवर कर लूं। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, आओ बहन बातें करें। एपिसोड में पहला क्वेश्चन मैं देख रही हूँ पेरेंटिंग का ही आ रहा है, तो इसमें भी पेरेंटिंग का ही है। दीदी मेरी बेटी एलकेजी में है, वह अपनी क्लास में नहीं बैठती है, अपने भाई की क्लास में बैठती है, उसकी मैम ने डांट देती हैं, तो क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, वह बहुत रोती है, क्लास में लेट जाती है। देखो इस टाइम ना बीइंग अ टीचर, अब मैं जैसे देखती हूँ जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स बेस्ट कर सकते हैं वो यही है, थोड़ा सा एक तो घर पे उसके साथ बातचीत करके स्कूल के प्रति उसके रवैये को बदलने की कोशिश करें, लेकिन घर पर स्कूल में आके नहीं समझाना है। और दूसरी चीज़, जब आपका बच्चा टेंट्रम दिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस टाइम पे आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लास को छोड़ दें, तो वो बच्चा उतनी ही जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अपने पेरेंट्स के सामने बच्चे ज़्यादा दिखाते हैं, तो आप अपना उस टाइम पे थोड़ा सा जी टेढ़ा करके निकल जाएं, मैडम अपने आप हैंडल कर लेंगे, उनका काम है ये हैंडल करना। और थोड़ा सा डांट देती हैं, है ना, तो वो भी वही है कि बच्चे को थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाने के लिए कई बार बोलना पड़ता है। तो अपना मन थोड़ा पक्का करके आ जाओ और बच्चे को भी यही बोलो, देखो मैं नहीं बोलूँगी, भले मैम सिर्फ डांट रही हैं, आप उसे कह सकते हो कि अगर मैम तुम्हारी पिटाई भी कर देंगी ना, मैं नहीं बोलूँगी बीच में, है ना, और तुम्हें वहाँ पे सही से रहना है। ये वो थोड़ा सा आप घर से, जब उसको ये समझ में आएगा ना कि भाई यहाँ पे मुझे तरीके से बिहेव करना, ना इस चीज़ की मेरी घर पे सुनवाई है ना वहाँ कोई मुझे बख्शीश है, तो फिर वो अपने आप बच्चा संभल जाता है ना। तो यही करो, हो जाएगा। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड फिजिकल ना होने की वजह से रोज रोज मुंह बना के रखते हैं, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम है, मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, थक जाती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि मैं 10:30 के बाद जग नहीं पाती, बट वो 11 बजे तक फ़ोन देखते रहते हैं। मैंने कई बार बोल दिया कि आप बाद में देख लिया करो, मुझे थकान की वजह से नींद आ जाती है, वैसे बिल्कुल परफेक्ट हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, इसी की वजह से साइलेंट गुस्सा दिखाते हैं। 15 साल हो गए शादी को, मैं इन्हें खुद ही मनाती हूँ, क्या करूँ दी, बड़ी टेंशन है। जैसे आप चल रही हो, देखो अब अपनी मर्जी के खिलाफ या अपने आराम को छोड़ के आप केवल उनकी खुशी के लिए वो करोगे, वो परमानेंट रहेगा नहीं। तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मैं 10:30 के बाद नहीं जग सकती। अब अगर उन्हें ये चीज़ इतनी बुरी लग रही है कि मेरे को 11 बजे के बाद अगर मेरा रिलेशन नहीं बन रहा है, कुछ है, मैं साइलेंट गुस्सा दिखा रहा हूँ, तो समझदारी तो उसमें है ना भाई, अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए, ज़रूरी चाहिए, तो तुम फ़ोन को प्रायोरिटी पे क्यों रख रहे हो, यानी खुद ही तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज़ नहीं है, तो फिर उस पर इतना मुंह क्यों बना रहे हो। बात यही है ना, जिसे भूख लग रही है, वो खाना सामने रखा है, तो खाने को छोड़ के अगर वो फोन चला रहा है, इसका मतलब उसे भूख है ही नहीं। तो ये लॉजिक बैठ नहीं रहा। और दूसरी चीज, अगर वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं कि 11 बजे के बाद ही उन्हें टाइम मिल रहा है, आप अपनी जगह पे अड़ी हुई हो 10:30 के बाद ही टाइम मिल रहा है, उसके बाद आप नहीं जगोगी, तो भैया सीधी बात है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन अगर वो कभी 10:30 से पहले अपना फ़ोन वगैरह रख के आपके पास आते हैं या कुछ भी है ना, कि भाई चलो मैं फ़ोन रख देता हूँ, उस टाइम पे उन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि देखो अगर मैं इसकी मर्ज़ी के हिसाब से या उस टाइम के हिसाब से सेटल कर लूँ अपना भी शेड्यूल, तो कितना अच्छी सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिस दिन उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, उस दिन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो यही है, बाकी आपको अभी इसमें कोई भी स्टेप बैक करने वाला कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं चूक दूसरी साइड से ही हो रही है। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन अगर वो सुधरते हैं, अपने टाइम को बदलते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि यार मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा था, अब कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने काफ़ी बार कमेंट किया था पर आप उनके जवाब किसी भी वीडियो में नहीं दिया, मैं चेक करती रह गई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो अब भी तो ये वाला मैंने आपको पढ़ा ही है ना, तो मैं तो सभी के पढ़ रही हूँ, पता नहीं कैसे छूट रहा है, या फिर इस तरीके का होगा कुछ कि जो
रिपीटेड होगा या फिर कुछ है। अब तो मैं बड़े क्वेश्चन भी मैंने पिछले कई एपिसोड से कोई नहीं छोड़े, और कुछ के जवाब एक आध के होते हैं मैं टेक्स्ट में दे देती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, आप नंबर सही से देखो कि अगर आपने जिस भी वीडियो में कमेंट करा है किसके जवाब हैं, वो थंबनेल पे लिख के मैं भेजती हूँ कि ये वाले एपिसोड के जवाब हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरा बेटा अब ग्रेड 1 में आया है, एज इज़ 5 ईयर 5 मंथ ओल्ड मैम। मैंने उसकी बुक को देखी, बहुत हार्ड लग रही हैं, लाइक हिंदी में अभी प्री प्राइमरी क्लास में मात्रा नहीं सिखाई, थोड़ा बहुत मैंने ही सिखाया है, 2 3 और 4 अक्षर के शब्द ही थे, अब सारी मात्रा है फुल जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं। स्टोरी दी है, उसे पढ़ो, आंसर लिखो, ये कैसे करेगा। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन आंसर की बुक है, ग्रामर की अलग है, स्टोरी पढ़ो, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। मैथ में भी ऐसे ही है। ऐसे अभी से कैसा पैटर्न बनाऊं कि वो अच्छे से पढ़ भी ले, उस पर बर्डन भी ना हो, और मुझ पर भी प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। वैसे उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, टचवुड सब अच्छा समझ जाता है, जल्दी प्लीज़ बताना। यहाँ मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप बेकार ही टेंशन ले रही हैं। बीइंग अ मदर, जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं ना, हर माँ के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था कि बच्चा कैसे करेगा, लेकिन आपको यकीन मानो पता भी नहीं चलेगा। अगर स्कूल अच्छा है, वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाते हैं ढंग से, है ना, अच्छे मतलब ट्रेंड टीचर हैं, कोई पॉलिसी है, कोई तरीका है, उसके अनुसार पढ़ाते हैं। ये नहीं कि रैंडमली कोई भी इंटर पास या ऐसे ही बिना अनट्रेंड टीचर आपको पढ़ा रहा है, और जिस टीचर का जैसे मन कर रहा है वो पढ़ा रहा है। जैसे जितने भी जो इस टाइम पे एक टॉप स्कूल है ना, एक मतलब इस्टेब्लिश्ड के कहना चाहिए, उनमें कैसे पढ़ाना है वो टेक्निक पूरी तरीके से टीचर्स को मैनेजमेंट ही बताता है कि आपको ये टॉपिक वाइज उनको बताया जाता है कि आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैथ का सेम क्वेश्चन है, अगर 4 टीचर पढ़ा रही है ना, वो चारों सेम पैटर्न से पढ़ा रही है, ये ऐसे सिखाना है, तो वहाँ पे वो जो ऊपर से जो आ रही है टेक्निक, वो बड़ी रिसर्च करी हुई होती हैं, और उससे हर बच्चा सीखता ही सीखता है। ये मैंने अपने बच्चों के स्कूल में देखा है, फिर और स्कूलों में भी नोटिस करा, जितने भी अच्छे स्कूल गिने जा रहे हैं मेरठ में, तो वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो करा जाता है। तो अगर इस तरीके की पढ़ाई स्कूल में हो रही है तो हमें घबराहट होती है, वो एक अलग चीज़ है बीइंग अ पेरेंट, लेकिन उनका पैटर्न ऐसा होता है सिखाने का कि बच्चा ऑटोमेटिकली साल के एंड तक वो सब चीज़ें करने लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो इस क्लास में पढ़ाया है, बच्चे से समझ के कैसे पढ़ाया है, उसी को आगे बस थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत है। बस मेरे बच्चे ऐसे ही पढ़े हैं, मैंने कुछ अपनी टेक्निक नहीं बढ़ाई किसी भी सवाल में, कुछ में जैसे मैं पढ़ाती थी उससे बिल्कुल अलग तरीके से वहाँ पे समझाया गया कि ये ऐसे ऐसे है, और मैंने देखा कि बच्चे कर रहे हैं। इवन इनके वाले तरीके फिर मैंने अपने स्कूल के बच्चों पर ट्राई करे। अभी पूरे मेरठ में जितने भी स्कूल को टीचर्स हम लोग मिलते हैं, किसी के यहाँ भी बच्चे जोड़ वाले सवाल बिना डंडे खींचे या बिना उंगलियों पे गिने नहीं करते। ऐसे ये 1 2 3 के इतने गिनो, फिर इतने गिनो, फिर सबको गिनो, जोड़ा ऐसे करा जाता है सब जगह यही है, या फिर डंडे खींच के सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को स्पेशली। और जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बिना डंडे के माइंड में करा, और मुझे इतना बढ़िया लगा तरीका। तो फिर मैंने पूछा भी कि भाई 1 2 के बच्चे पहले से भी इस स्कूल में पढ़ते थे कि तुमने क्यों नहीं सिखाया, तो उन्होंने कहा यहाँ के बच्चे नहीं सीख पाएंगे ये, पर मैंने कोशिश करी और सरप्राइजिंगली मुझे तो कुछ लगा नहीं कि वो नहीं कर पा रहे। एक दिन में बल्कि डंडे खींचने में वो गलती कर जा रहे हैं, कहीं डंडा कम खींच रहा है, कहीं ज़्यादा खींच रहा है, कहीं गिनने में गलती हो गई, वो माइंड वाला एकदम पकड़ गए बच्चे। और मैं अब प्राउडली कहती हूँ, जब सेशंस होते हैं, जब बहुत सारे टीचर्स जमा होते हैं, कि किसके स्कूल में ऐसा बच्चा है जो डंडा खींचे बिना जोड़ घटा करता है, तो कोई भी नहीं होता। एक अकेले मैं बताती हूँ, मैंने मेरे यहाँ बच्चों के मैंने डंडे ख़त्म करवा दिए। तो अगर ऐसा है, ऐसे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, तो आप बेहक मतलब की टेंशन ले रहे हो मत लो, वो कर लेगा सब। हमें ऐसा लगता है साल के एंड तक आप खुद कमेंट कर रहे होंगे यहाँ पे और बता रहे होंगे कि मेरा बच्चा सब कुछ करने लगा, मुझे पता भी नहीं चला। तो बस जो स्कूल में करा रहे हैं ना, आप उसमें थोड़ा सा सहारा लगाते रहो, प्रैक्टिस कराते रहो, बस सब कर लेगा। ग्रेड 1 में इतना ही कोर्स होता है। नेक्स्ट, बार बार वीडियोस में आता है कि घर की माँ को खुश रखो, देवी माँ तो खुद ही खुश हो जाएंगी। कैसे करें खुश, जो हर टाइम कमियां ही निकालते रहते हैं, बहू के साथ बेटा भी बुरा हो जाता है। क्या करें, क्या अगर माँ खुश नहीं होगी तो देवी माँ भी खुश नहीं होगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भैया जो माँ है ना, है तो इंसान ही वो। मैं तो अपने को देखती हूँ, अब मैं माँ बन गई तो मैं भगवान थोड़ी हो गई अपने बच्चों के लिए। क्या मुझसे गलतियाँ नहीं होती उनको पालने में? या मैंने जो कह दिया वही सही है? क्या उनका अपना दिमाग नहीं है?
है ना, हो सकता है ना वो भी अपनी जगह सही हो। तो सिर्फ माँ बनने से, किसी बच्चे को जन्म दे देने से या उसको पालने में अपनी जान लगा रहे हैं हम, इससे हम भगवान नहीं बन जाते। हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता फिर भी सीमित है। और हो सकता है कि जो हमारी सास या हमारी माँ है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे से अलग है, मैच नहीं हो रहा, वो उसी उसमें उलझी हुई है, वो उस लेवल तक सोच के नहीं पहुंच पा रही। और हम इसको दिमाग में रखें कि देवी माँ भी, भाई देवी माँ है, उनके लिए हम दोनों सेम पेज पे हैं। बात ये है, हम भी और हमारी माँ भी, उनकी माँ भी, उनके लिए तो सब बच्चे हैं ना, वो इक्वली देखेंगी कि कौन सा बच्चा क्या गलती कर रहा है और क्या सही। तो आपको टेक्निकली एथिकली सही होने की ज़रूरत है, खुश करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट दिया थंबनेल में एक ही पैटर्न बना के डाल दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 184 के रिप्लाई एंड 186। भाई ये तो लिख रही हूँ मैं एपिसोड 184 के जवाब। तो ये तो आपको अगर याद है कि मैंने एपिसोड 184 में क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें इसीलिए तो मैंने अब लिखना शुरू कर दिया लगातार कि कौन से एपिसोड के जवाब हैं। नेक्स्ट दीदी आप थंबनेल में ये हो गया, और जो उस एपिसोड का नंबर है वो टाइटल में लिखा होता है, किसके जवाब हैं वो थंबनेल में लिखा होता है। आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैम मैं मायके गई हस्बैंड के साथ, तो भाभी ने बढ़िया सूट दिया था, मम्मी उनके साथ ही रहती थी। हैं उन्होंने कहा बेटा मेरे पास 2 सूट पड़े हैं वर्क वाले, तुझे पसंद है तो ले ले। वो ज़्यादा महंगे नहीं थे, मैंने ले लिए। घर आकर हस्बैंड को सब सूट दिखाए, गुस्सा करने लगे, वापस करो 2 सूट अच्छे नहीं हैं, और जबकि मुझे पसंद है, मैं क्या करूँ, माँ को दिल दुखेगा वापस करने से, बहुत गुस्से वाला बंदा है मेरा। ये आपको सूट लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। और आप अपनी माँ के यहाँ से सूट लाई हैं, इसमें आप पहनेंगी या नहीं पहनेंगी ये डिसाइड आपके हस्बैंड करते हैं। आपने उन्हें ये इतना दे रखा है, और दे रखा है तो फिर लेने से पहले भी आपको उनके अपने हस्बैंड से ही पूछना चाहिए था ना कि मम्मी ये दे रही है, लूँ ना लूँ। अगर आपको ये पता है कि भैया ये सीन हो सकता है, गुस्से वाला बंदा है, तो आपने वहीं पे चूक कर दी, है ना। अब सिंपल ये है कि अगर आपके हस्बैंड इस बात पे इतना बिदक सकते हैं, आपके बीच में झगड़े हो सकते हैं, तो जाओ, माँ है, हो सकता है समझ जाएं, और बेफालतू की झूठी कहानियां सुनाने के बजाय सिंपल बताना कि भैया उन्हें पसंद नहीं आए या उन्हें पसंद नहीं लगा, मैं 3 ले गई, तो मैं ये 2 रख दे रही हूँ, मैं फिर किसी ओकेजन पे कभी होएगा तब देख लूँगी, बस। नेक्स्ट दीदी हर सास ऐसा क्यों चाहती है कि बेटे एंड बहू के बीच अंडरस्टैंडिंग ना बने, बहू दूर हो जाए, फिर शादी करके क्यों लाई हैं? हर सास तो नहीं चाहती, देखो मुझे लगता है ऐसा, भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो ऐसा नहीं है कि हर सास यही चाहती है। बहुत सारी सासें आज भी ऐसी हैं जो चाहे बहू से उन्हें ग्रज है कुछ है, लेकिन वो ये देखेंगी कि कम से कम यार बेटे का जीवन सुकून से कट जाए, तो उन लोगों में आपस में झगड़े ना हो। ऐसे किस्से होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर सास दोनों के बीच में अलगाव कराना चाह रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं। तो वो उस पर रील बनी तो है कि हम अरेंज मैरिज वाली बहुएं हैं, है ना, हम सबके पसंद से आते हैं फिर किसी को पसंद नहीं आते, तो वो एक है पैटर्न। और मुझे वही समझ में आता है कि बहू ला रहे हैं तब तक ये है कि हम अपने बेटे के लिए कोई चीज़ ला रहे हैं, बेस्ट देख के लाए, अच्छी से अच्छी लाए। घर आने के बाद अब हमें लगा कि भाई बेटा के जीवन में जो हमारी प्रायोरिटी थी, अब वो दूसरी औरत आ गई है, वो सडनली वो माँ बेटी वाला एज गैप वाला वो सारे सीन खत्म हो जाते हैं। एक ही पैटर्न पे आके और एक ही लेवल पे आके सास जो है वो अब भी अज्ञानता के चलते अपने आप को बहू से कंपेयर करने लगती हैं, और वहीं पे मुझे लगता है गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर उन्हें अपनी स्थिति को लेके कॉन्फिडेंस हो ना कि मैं जो हूँ अपने बेटे के लिए या इस घर के लिए मैं ही रहूँगी, अब जो आई है, और बल्कि आगे मेरा घर इसे संभालना है, तो मैं इसे जी जान लगा के सब कुछ सिखाऊं, इसे ऐसी बना दूं कि ये जो मैं लेके चली हूँ एक चीज़ उसको और अच्छे से आगे लेके जाए। अगर इतनी सुलझी हुई समझ हो सास में तो आगे कोई इशू ना हो, लेकिन कितनों में हो सकती है ऐसी समझ। इवन मैं आज यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मेरे लड़का नहीं है, ठीक है, अब कल को अगर मेरा लड़का होता मान लो, और उसकी पत्नी आती और वो मेरे जैसी ना होती, चांसेस यही है भाई, सास कहीं की पली बड़ी कहीं की पैदा हुई, बहू आज की जनरेशन गैप भी है, अब परिवार भी अलग है, सब कुछ है। अब एक बिल्कुल अलग लड़की आई, अब मैं एक सिंगल होल्ड में अपना हाथ में घर चला रही हूँ, आके उसने मान लो मेरे पैटर्न को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो कुछ टाइम तक हो सकता है हम अब प्यार में पड़ के, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की बहू है, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट, लेकिन जब मुझे लगेगा मुझे हर चीज़ में अटक आ रही है, मैं इरिटेट होने लगूंगी।
है ना। या फिर ये मान लो कोई ज्यादातर घर की साफ सफाई है, खाना बनाने के तरीके हैं अलग अलग होते हैं, तो आदमी ये समझ ही नहीं पा रहा कि भाई वो नहीं आई है अभी, यहाँ की नहीं है, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। ना लड़कियां इतना कोशिश भी करती, सही बात तो ये है। ऐसा भी नहीं है कि हर लड़की बिल्कुल देवी की तरह कोशिश कर रही है और सास दोनों ही तरफ से बात हो रही है। तो ये एक नॉर्मल है कि हम जो एक लेके चल रहे हैं उसमें एक नया आदमी आया, वो ब्लॉक फिट होने की बजाय उसमें फ्रिक्शन शुरू हो गए, ये होता है। तो ये चलता रहेगा जब तक जो सास है वो अपनी सोच ना बदले, ये तब तक चलता ही रहेगा। लड़की आती है अपने माँ बाप के घर से आती है ना। अब बेटा बेटी एक समान करके, अब माँ बाप तो उस पर प्रेशर डालते नहीं घर का काम कर, या लड़की है तुझे 4 काम एक्स्ट्रा आने चाहिए, वो ये सिखाते नहीं कि उन पर ब्लेम ना लग जाए बेटी में फर्क कर रहे हैं, बेटा बेटी एक से नहीं रख रहे। अब वो मुसीबत आती है ऐसी बेटियों की जब वो शादी के बाद जाती हैं, वहां तो होता नहीं कि भैया बेटा बहू एक जैसे, कि बेटा 10 बजे तक सो रहा तो बहू भी सो रही है। क्यों? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों 10 बजे तक सोएंगे तो घर कैसे चलेगा? उठना दोनों को ही चाहिए, लेकिन नहीं भी उठते हैं तो अगर बहू बराबरी करने बैठ गई तो घर चलेगा कैसे? तो वो प्रैक्टिकली है नहीं। तो जहां तक मैके की बात है वहां तो हो गया जी जेंडर वाला वो, कि मेल फीमेल एक तरीके से रखो। अब ससुराल में ये है नहीं, फ्रिक्शन हो रहे हैं इस वजह से। तो जिस दिन ये हो जाएगा बेटा बहू भी एक समान, कि बेटा भी 10 बजे तक सोए तो बहू को भी पूरा अधिकार है, या बेटी मतलब बहू बाहर कमाने जा रही है तो बेटा घर में पूरा काम कर रहा है, इट्स ओके कहना, जब तक ये चीज ना हो जाए तब तक ये कलेश होते रहेंगे। और वो होते होते होएगा, होएगा तो वो भी जो मुझे लगता है बदलेगी दुनिया, समाज, मिडिल क्लास में भी वैल्यूज बदलेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। नेक्स्ट, दीदी मेरे ससुराल वाले और जेठानी मेरे मायके शादी में नहीं जाते। अब जेठानी के मायके में शादी है तो मैं नहीं गई, बाकी ससुराल वाले घर मुझे भी ले जा रहे थे तो मैंने मना कर दिया, तो मुझसे लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं तो उन्हें वही लॉजिक दो ना, उन्हें वही लॉजिक दो कि भाई ये भी तो नहीं गई थी मैं भी नहीं गई, बात खत्म, लड़ने की क्या बात है इसमें। नेक्स्ट, दी क्या बेबी अडॉप्ट करने के बाद लोगों को इतना सुनना पड़ता है कि जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो, सब परिवार के बीच में जाने में भी डर लगने लगा है। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जॉब की वजह से अलग सिटी में रहती हूँ। जाहिल होंगे ऐसे लोग जो ऐसा कह रहे हैं। अडॉप्ट कोई कर रहा है तो ये कम्प्लीटली उसका डिसीजन है, पालना उसे है। अगर उसने पैदा किया होता तुम्हारा रिश्ता तब भी वही रहता, उसने अडॉप्ट कर लिया तुम्हारा रिश्ता तब भी वही है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहने को तो सीधा ये बोला जा सकता है। अगर कि वो अडॉप्टेड बच्चा कि जिसको दादी कह रहा ताई कह रहा तुमने अपने आप पैदा किया होता जब भी वो यही कहता, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो तुम पूछ सकते हो अगर इतना चल जाए मुंह तो तुम्हारा। लेकिन नहीं चल रहा तो वही है कि गलती हमारी नहीं है, हमें ये अपने मन में तसल्ली रखनी है। जो इस तरीके के इशू कर रहा वो खुद जाहिल है, तो अलग रह रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। मौके पे जब कभी कभी मिलोगे उस टाइम के टाइमर सेट कर लो कि भैया ये मुंह से बकवास करेंगे, उतनी देर के लिए हमें सुन के एक साइड निकल जाना है। नेक्स्ट, 10:30 टाइम का स्टैम्प दे रखा है, एग्रीड, बट फिर सामने वाला बोलता है कि घर की बातें बाहर बताते हैं, जबकि खुद झूठ भी फैला तो कोई बात नहीं और हम सच भी नहीं बोल सकते। तो बोलने दो, उसका मुंह है बोल रहा है, तुम्हें मानना नहीं मानना वो तुम्हारा अपना दिमाग है। नेक्स्ट, मैम ससुराल वाले बहुत टॉक्सिक हैं, हमारा बच्चा होता था कोई हेल्प नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं, इसलिए अब मेरी नंद पूरी फैमिली के गुट बना के उनको टारगेट मतलब इमोशनली तोड़ दिया है मेरे हस्बैंड को। एंड हम लोग कॉल आता है घर से एंड कुछ अक्सर कहीं ना कहीं घर की बात अगर स्टार्ट हो जाती है तो हम दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या करें मैम, क्या करके संतोष करें और खुश रहें? देखो, जब आपको अकेला कर दिया जाता है ना तो समझ लो, जब आपके सांसारिक रिश्ते आपसे छूटने शुरू हो जाएं, समझ लो भगवान आपके पास आ रहे हैं। ये विरोधाभासी है, लेकिन जितना आप सांसारिक रिश्तों से छूट जाएंगे अपनी मर्जी से या दैव योग से, उतना भगवान के आप करीब आते चले जाते हो। और जितना ये रिश्ते आपको, अब ये है ना कि भाई बात चल रही है, आप दुखी हो रहे हो, क्या हो रहे हो, अगर आपके लिए ठीक होता तो वो सब रिश्ते मेंटेन रहते। आपके लिए अच्छा नहीं था, भगवान ने अलग कर दिए, ठीक है, सही है। अब अपनी एक अलग दुनिया, अब जहां आप रहते हो वहां का आस पड़ोस, अब जिन लोगों से आपका मिलना जुलना है उन लोगों के साथ अपना एक नया सर्कल क्रिएट करो। और दूसरी चीज, अपने हस्बैंड को भी इतना खुश रखो हर तरीके से। देखो, हमें जिंदगी जीने के लिए, अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं, एक सारे गैप्स फिल करने के लिए आपका एक ही रिश्ता बहुत हो जाता है अगर आप उसमें पूरी तरह
खुश हो तो आपको बहुत सारे रिश्तों की ज़रूरत ही नहीं होती, है ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड है, जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे के गैप्स को फिल कर देते हैं, तो हम आपस में ही मतलब पूरे महसूस होता है। बाकी के जितने भी हैं रिश्ते नाते, दोस्त यार संबंधी, ठीक है एक सोशल कैटेगरी है, लेकिन सेंटर में हम दोनों एक दूसरे के लिए, हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं हो सकता जब तक हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तो ऐसे आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने रहो कि कोई है लाइफ में ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ये फीलिंग आवे, है ना। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी मम्मी पैरा टीचर हैं, तो दादा दादी ने हम लोग को शहर में रख के पढ़ाया। अब मम्मी बोलती हैं कि यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने मम्मी को सीआरपी से डर्टी चैट देखी तो 2020 में मेरे पेट में बात पची नहीं तो सबको बता दिया, और ऐसा कुछ था उन लोग के बीच, तो चैट कहाँ से आया। मेरी दादी और बुआ ने उसे पापी कह के जीना हराम किया हुआ है, और मैं भी मम्मी से बात नहीं करना चाहती, क्या करूं प्लीज रिप्लाई। अब नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती, अब इसमें क्या ही करोगे आप। अगर आपको अपनी माँ का होता इतना कि मेरे लिए माँ इम्पोर्टेंट है, तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो चैट जिसके साथ हो रही है वहां तक बात पहुंची क्यों, यहाँ पर क्या कमी रह गई, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी माँ ने गलती करी और आपका मन नहीं है बात करने का, तो नहीं है बात, उसमें क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट, दी पीपीएफ एकांत के बारे में नहीं बताती हैं, कितनी बार कमेंट की था। एक तो आपकी राइट, ये मैं आईडी आपकी मुझे याद हो गई है, इतनी भयंकर मिस्टेक होती हैं कि पढ़ने में भी। अभी अकाउंट को लिखा है EKAUNT, है ना, कमेंट कीटा, ये मैं पढ़ पाती हूँ मुश्किल से तो ये पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट के बारे में मैं बताऊं, इतनी बड़ी कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। आप जस्ट सिंपल गूगल पर टाइप करो पीपीएफ अकाउंट, उससे संबंधित सारी डिटेल आ जाएंगी। कितने साल के लिए होता है, 15 साल के लिए 8.5% का मिलता था, अभी चेंज हो गई है इंटरेस्ट रेट, तो कुछ नहीं, पैसा उसमें डाल के आप निकाल नहीं सकते। कम से कम 7 साल या 5 साल का उसमें है। तो अब मैं ये आधी अधूरी सी और अपडेटेड भी नहीं है, ये पिछली है, मेरा तो मेच्योर भी हो गया, ख़त्म कर दिया मैंने वो। तो वो आप मेरे से यहाँ पे जानोगे जितना अच्छा, उसमें आपको गूगल पे टाइप करो सारा आ जाएगा। इवन ये नहीं, आप सुकन्या या LIC की किसी पॉलिसी, आप कुछ भी गूगल पे टाइप करोगे ना, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो इतनी बड़ी कोई रहस्य की बात नहीं है कि उसे कोई छुपा के रखेगा या कोई हमें बताएगा तभी हमें पता चलेगी, ये सब बताता है। नेक्स्ट, दी मैं अपनी जॉब वजह से दूर रहती हूँ। जब न्यूली शिफ्ट हुई थी तो मेरी सास डेली मुझे कॉल करती थी, लेकिन वो बहुत नेगेटिव बातें करती हैं, लाइक कभी जेठानी की बुराई, किसी भी रिश्तेदार बहू बेटी की बुराई, या मुझे ज्ञान देती रहती हैं कि अपने पति और बच्चे का ध्यान कैसे रखें। क्वालिटी ऑफ बात बहुत ख़राब होती है उनकी मोस्टली, और मैं रोज़ रोज़ किसी से बात नहीं कर सकती, इवन अपने मैके में भी नहीं करती। तो मैंने अब एक दिन छोड़ के बात करना स्टार्ट किया है उनसे, और वो कुछ समझ गई तो वो भी मुझे बात बहुत ही कम कॉल करती हैं। जबकि मेरी जेठानी और देवरानी जब कहीं बाहर होती हैं तो वो दिन में 2-3 बार कॉल करती हैं। तो मैं क्या डेली कॉल करूं उनको? मतलब आप खुद ही इतनी कंफ्यूज हो, आपको चाहिए था कि आप उनसे बात कम करो, अब वो चीज़ हो गई, अब आपको ये लग रहा है कि क्यों कर रही हैं कम। वो आपने कम करी, उन्होंने भी कम कर दी, तो सब कुछ आपके हिसाब से चल तो रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसा चल रहा है वह चलने दो। न्यूली मैरिड गर्ल के बारे में तो रूल बता दिया, लेकिन न्यूली इन लॉज को भी बताइए प्लीज कि उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए, स्पेशली मदर इन लॉ। अभी इस पे पीछे खूब बातें हो गई है ना स्टार्टिंग में ही, कि सास कहाँ चूक कर रही है। न्यूली इन लॉज को सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। नई लड़की आएगी, उसके आने से आपकी सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी विरासत को संभालने वाली कोई आई है, तो आप उसको सारे कहना चाहिए अस्त्र शस्त्र अपने उल्टा उसे सिखाओ, कि ताकि वो भी अच्छे से घर को संभाल पाए। अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि भैया हम और वो एक ही टीम है, हम अलग अलग नहीं हैं, है ना। फैमिली में जैसे आप अपने बच्चों के, कितने लोग अपने बच्चों के, पूरे जवान बच्चों के अंडरवियर तक धोते हैं, है ना, तो वो भी किसी की बच्ची है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी बहू के अंडरवियर भी धो, लेकिन उसको कम से कम उस लेवल पे तो रखो कि ठीक है बच्ची है, सीख जाएगी, है ना। कोशिश तो करो ये चीज करने की कि यार इसकी जगह पे मेरी लड़की होती तो मैं क्या करती, एग्जैक्टली वैसे उसको देखो, तो हो जाता है।
नेक्स्ट, हाय मैम, मैं इस वाले जवाब को याद रखना चाहती हूँ। जैसे चश्मा, बॉटल, फोन जरूरी है, वैसे चिक चिक करने वाले लोग भी होते हैं एवरीवेयर। इसको याद रखने से मैं काफी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ सब जगह। थैंक यू, आपके जवाब किसी बुक के स्टोरी से लगते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड हेल्दी रहिए दीदी ऑलवेज। धन्यवाद जी आपके दुआओं के लिए। नेक्स्ट, मुझे बहुत दिनों से 11-11 नंबर दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी देखा तो फोन में किसी की 11 लाइक्स, किसी की 11 कमेंट, बहुत जगह मुझे 11 नंबर दिखाई देते हैं। और कोई कहता है 11 नंबर एंजल होता है, कोई कहता है 11 नंबर भूत के नंबर होता है, कोई कहता है नंबर देखना शुभ होता है, कोई कहता है अशुभ होता है। अब आपने ये सब देखा इसलिए आपको पता है। मैं जो सुन रही हूँ मेरे लिए बिल्कुल नया है। ना मुझे ये पता अशुभ होता है, ना मुझे पता शुभ है। एक सिंपल सा संयोग कह सकते हैं इसे, है ना, कि 11 नंबर आपका वो है। और अगर ऐसा शुभ अशुभ में देखें तो देखो, पूजा पाठ के लिहाज से तो 11 नंबर शुभ माना जा रहा है। लेकिन ये खाली 11 पे नहीं होता। एक बार शायद मेरे फोन में एक रील इस तरीके की आई थी कि अगर आपको कोई नंबर बार बार नजर आ रहा है तो यूनिवर्स का संकेत होता है, आपको वो बताना चाह रहा है ना। तो अगर आपका इस टाइम पे कोई लक्की नंबर चुनने का मौका है, आप वही नंबर चुन लो, ये कर सकते हो। अगर आपको इस पर लग रहा है गेम की तरह, मैं तो मान रही हूँ इस चीज को, मैं सीरियसली ना लो यही सलाह दूंगी। कुछ नहीं होता इस तरीके की चीजों में। बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे कई बार लगता है, मतलब कितनी एनर्जी इन चीजों को याद रखने में। अभी मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मेरे एक टीचर हैं, वो दूसरे टीचर की शर्ट का नाप बता रही थी कि ना ये वाली शर्ट इनको टाइट हो गई, पिछले साल इतनी ढीली आती थी, अभी टाइट हो गई है, बटन टाइट हो रहा है। मतलब मैं 3-4 सेकंड ना मौन मोड में चली गई थी। मैंने कहा मतलब कितना ध्यान, मुझे तो याद भी नहीं, वो बंदा उससे उनसे ज्यादा मेरे साथ रह चुके हैं इतने सालों से, लेकिन मेरे को आज तक कभी ध्यान नहीं गया कि कौन सी शर्ट है टाइट थी, ढीली थी, इवन कि उनका पेट बड़ा हो गया है या पतला हो गया, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया। तो आपके पास कितना टाइम और कितनी एनर्जी है जो आप अलग अलग चीजों में क्रिएटिव अपने आप को बढ़ाने में लगा सकते थे, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो कि किसका पेट कितना बढ़ गया और किसकी कमीज टाइट हो गई। तो मुझे बिल्कुल, मैं सोच में पड़ गई कि यार इसलिए टाइम नहीं मिलता लोगों को। जो मुझे सब कहते हो ना सुपर वुमन, वो बात वो नहीं, एनर्जी है गलत जगह लगाना या सही जगह लगाना, मुद्दा ये है। तो अब आप ये 11-11-11 दिख रहा है ठीक है, लेकिन आप उस पर इतना सोच रहे हो। और कोई कह रहा अशुभ, कोई कह रहा शुभ, यानी आपने वो सब देखा है, तभी तो आप कुछ कंफ्यूजन पे पहुंचे हो। तो भैया कुछ अच्छा करने के लिए ढूंढो जिसमें ये टाइम और एनर्जी आपका इन्वेस्ट हो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैं जब अपने स्टाफ या हबी या और भी कोई जिससे बात करती हूँ, मेरी बात आर्गुमेंट में बदल जाती है। मेरा वॉइस बहुत लाउड हो जाता है, मैं चिल्लाने लग जाती हूँ गुस्से में, और जिसे भी मेरा बहस होता है वो बात मेरे दिमाग में चलती रहती है। मुझे लगता है मेरे तुरंत उससे यह बात पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही रहने का ट्राई करती हूँ। तो आपका एंगर इश्यूज है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि आपको शायद अपनी बात मनवाने का एक जुनून भी है ना। तो इन दोनों ही चीजों में आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीज अगर एक आध बार होती है तो बात है, लेकिन अगर हर दूसरे के साथ यही हो रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम हम में है। अब इन्हीं का दूसरा कमेंट है, मैम ये बताइए कि स्कूल में आज के एज अ टीचर कैसे रहें कि लोग आपकी बातों की वैल्यू करें और मैं पीसफुली माइंड से काम कर सकूं। मेरे स्कूल में ना कोई स्टाफ टाइम से आता है, ना ही टाइम से जाता है। मेरा बच्चा छोटा है तो मैं ऑटो बुक की हूँ, मुझे 9 से 4 वहां रहना पड़ता है। ऐसे में मैं क्या करूँ। अब देखो, आपका ऑटो बुक करना आपका पर्सनल डिसीजन है ना। जो लोग जा रहे हैं टाइम से पहले या टाइम से बाद में, उनका अपना व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। दूसरी चीज, कल को अगर कोई कार्यवाही होती है, कुछ भी होता है, वो अगर जल्दी जा रहे हैं, देर में आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी जो जॉब की उनकी है। आप वहां पे पूरा टाइम दे रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हो। तो हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है। अब हम क्या है, अभी मैंने परसों एक कोट पढ़ा, बहुत ही मुझे बढ़िया लगा वो, कि जिंदगी का पेपर बहुत आसान होता है। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरे की नकल करते हैं। तो कितनी बड़ी और गहरी बात, पढ़ते ही मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मतलब वो छप गई मेरे दिमाग में कि सच में अगर आप सिर्फ अपना देखें ना, मैं क्या कर रही हूँ, उससे मेरा क्या भला हो रहा है या मेरा क्या नुकसान हो रहा है, बस।
अगर दूसरे का उस चक्कर में भला हो जाए तो भगवान की कृपा मानो अपने ऊपर, लेकिन मेरी किसी वजह से दूसरे का नुकसान ना हो, मैं ये कोशिश करके चलूं। केवल इतनी ही बात है जीवन में, है ना। अब मैं मान लो ऑटो से आ रही हूँ, मैंने बुक कर रखा है ना, तो मैं अपने टाइम से जा रही हूँ, अपने टाइम से आ रही हूँ, ये मेरी डिसीजन है, मेरी लाइफ है। अब दूसरा कोई चाहे आके चला जाए चाहे कुछ है, अब वो अगर उसके पीछे कोई अधिकारी आया, चेक करने आया, कुछ भी करने आया, मैं थोड़ी बचाने वाली हूँ उसे। मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, स्कूल में मेरा यही पैटर्न है। अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है, मैं किसी को नहीं कहती कि तुम इतने बजे आओ इतने बजे जाओ, जहां जाना है जाओ, लिख के जाओ। अगर उसके पीछे कोई अधिकारी आ गया, और सेम पैटर्न मैं अपने ऊपर भी करती हूँ, इसीलिए मम्मा चिपकी बैठी रहती हूँ, नहीं छोड़ती मैं कभी भी स्कूल। अगर कहीं मेरी ड्यूटी भी लग गई है, कुछ भी है, तो मुझे बड़ा जोर पड़ता है जाने में। लीगल ही कुछ है कि लिख के आ गया लेटर है तो मैं निकलूंगी, क्योंकि मुझे वो रिस्क नहीं लेना कि भाई मैं गई भी हूँ तू निभा लियो, पीछे से कोई आएगा तो बहुत बोल दियो यहाँ गई है वहां गई है, मुझे क्यों जाना है उस चीज में। मैं तो अपनी 6 घंटे की ड्यूटी वहां करूंगी, मैं फिजिकली वहां मौजूद रहूंगी, काम करूंगी, उसके बाद मुझे जो करना है, तो वो लाइफ सेट रहती है। अब अगर कोई टाइम से पहले स्कूल छोड़ रहा है तो भाई तू जा, तेरी नौकरी है, तू देख। कोई आएगा कहाँ है, मैं बोल दूंगी कि भैया वहां है, जहां भी तू लिख के गया होगा वो दिखा दूंगी। सच झूठ तू जाने, अधिकारी जाने, मैं कौन खामखा। तो सॉर्टेड रहता है आदमी उसमें। तो आप अपना देख लो कि आप जा रही हो, आप 6 घंटे रुक रही हो, कुछ भी रुक रही हो, आप क्यों रुक रही हो, ये आपका डिसीजन है। वो जल्दी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भैया, उनकी क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि उनको पूरा नहीं रुकना, वो उनका अपना टैलेंट है। झूठ बोलने का या समय की चोरी करने का जो भी है, वो उनका अपना स्टाइल है काम करने का। तो इसमें किसी की भी हिरस मत करो, हमेशा परेशान रहोगे अगर हिरस करोगे तो। नेक्स्ट, हेलो मैम, बच्चों की छुट्टी पड़ी है, न्यू क्लासेस स्टार्ट होने में भी टाइम है, तब तक बच्चों को घर पर कैसे बिजी रखें। बड़ा वाला 12 का और छोटा 3 का है, सारा दिन फोन और टीवी देखते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग चैनल पे नहीं जुड़े हो, वहाँ देखना जाके। जैसे मैंने अपनी बेटियों को, आरोही ढोलक सीख रही है, आराध्या क्रोशिया चलाना सीख रही है, और इवन घर के काम में मतलब अगर वो हैं तो मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ। पर ऑब्वियसली अगर फ़ोन है, पहले उन्हें आधा घंटा मिलता था, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी मिल जाता है। टीवी अगर 1 घंटा देखती थी, अभी 2 घंटे भी देख लेती हैं, लेकिन फिर भी पूरा दिन थोड़ी होता है। तो घर के काम में हेल्प ले लो उनकी। मना करेंगे, थकेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा, करवाओ, जब करेंगे तभी तो आएगा। तो सबसे बढ़िया तो मुझे तो लगता है कि घर के काम, चाहे लड़का भी हो लड़की भी हो, घर के काम अपने बेसिक स्किल्स, कपड़े तय करना, सुखाना, अगर ऑटोमेटिक मशीन है लोड लगाना, किचन में थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेना। तो अभी मेरे बच्चों ने बर्थडे में अपने डैडी के रात को खुद मेरे बिना और उनके बिना गूगल में से देख के सारा रेशो और केक बना दिया। छोटा सा ही बना, तो मैं बता गई थी कि इसमें बन सकता है ये वो, फिर नहीं मेरी रेसिपी में चलेगी, अकेले बना लिया। तो ये चीज़ है ना, तो बहुत सारे काम है, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, आपको करवाना पड़ेगा। या फिर कोई हॉबी क्लास, पर वो इतने छोटे टाइम के लिए थोड़ी है, तो घर का काम सिखाओ, स्कूल टाइम में उन्हें जगह टाइम मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, हेलो मैम, हस्बैंड शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, छोटी सी बात पे वियर्ड बिहेव कर देते हैं, फिर जब मैं मना लूँ तब सॉरी बोलते हैं, कहते हैं नहीं चेंज होता, क्या करूँ, ट्राई करता हूँ, गुस्सा आ जाता है, वैसे ठीक है, क्या करूँ मैम। या तो बर्दाश्त करने की आदत डाल लो, एक होता है ना कि इनकी तो आदत है दूध की तरह उबलेंगे अभी शांत हो जाएंगे, या तो ऐसा नेचर बना लो तो जिंदगी सुख से कट जाएगी। या फिर ऐसे ही टोकते रहना पड़ेगा कि भाई तुम तो कह के चले जाते हो, भूलने वाला तो नहीं भूल रहा ना उस चीज को। लेकिन इसमें जो जिनकी चल रही है स्मूथ लाइफ, वो वही है। एक आदत होती है कि भैया इसकी तो आदत है बड़बड़ाने की, वो लोग दिल पे लेना बंद कर देते हैं। तो अगर वो कर सको तो ज़्यादा ईजी गोइंग है, क्योंकि बदलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट दी, मैंने अभी टेट सेकेंडरी का फॉर्म भरा है, अभी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, 26 अप्रैल को एग्जाम है, कैसे पढ़ूँ, 2 बच्चे और पूरे घर का काम के साथ। देखो, अभी जितना ये सोचोगी ना मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो वही दिखेगा। ये सोचो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, तो वो आधा घंटा कहाँ से निकालूं, तो वो भी निकल जाएगा। जिस चीज पे कहते नहीं, जिन खोजा तिन पाइया, तो जब खोजोगे तो मिल जाएगा। आपका शेड्यूल है, आप ही बेहतर बता पाओगे कि आपको वो आधा घंटा कब निकलेगा, आपकी एनर्जी किस टाइम पे पढ़ने वाली रहेगी आपके पास, है ना। तो ये मत सोचो कि मैं कब और कितना और कितने ध्यान से पढ़ पाऊंगी, जस्ट स्टार्ट करो,
और आधा घंटा डेली अपना नियम बनाओ कि पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम रात जब आपको लगे ठीक, लेकिन पढ़ना है, मिस नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होएगा, आधा घंटा कब 1 घंटे में और 2 घंटे में बदल जाएगा, बाकी का काम उसके साथ ही मैनेज करती चली जाओगी, लेकिन स्टार्ट करो। नेक्स्ट, हाउ टू बिकम अ काम, कंपोज्ड एंड डिटैच्ड। प्रैक्टिस, यही सब कुछ करने की, लगातार प्रैक्टिस करते रहो तब हो जाओगे। मैं तो ऐसे ही हुई थी, वरना हमेशा उधड़ी बुनी सी रहती थी। नेक्स्ट, मैम मैंने नवरात्रे के पूरे व्रत लेने का संकल्प किया था, बट मेरी तबीयत खराब हो गई पथरी के दर्द के कारण, बाकी जो व्रत रह गए वो मेरी बेटी रख रही है, क्या ये सही है? भैया जो भी हुआ माता रानी की मर्जी से हुआ, उन्हें नहीं रखवाने थे पूरे, आपसे आपने नहीं रखे, बेटी ने पूरे कर दिए। माता रानी के लिए इतना ना सोचा करो कि ये सही या गलत या कुछ और, वो माँ है, आपके भाव देखती हैं, श्रद्धा है, सही है। अभी मेरे इस बार ज्वारे जो बोते हैं वो मेरे से ही गलती हुई, मिट्टी मॉइस्ट थी, मैंने इस तरीके से उनको मैश करा और वो नहीं हुए। हर बार जितने जैसे तो छोड़ो, नॉर्मल भी मुझे, मतलब मेरा इतना दिल वैसा हो गया था, मुझे लगा कि चल रहा है नॉर्मल, पर उन्हीं दिनों के बीच में मंदिर गई तो मैं प्रियंका क्या होके आई, तो उसके इतने बड़े बड़े हो रहे थे और मेरे उस दिन जरा जरा से दिखने शुरू हुए, तो भाई ये क्या हुआ? तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुमने मतलब बोया था, मैं तभी देख तो रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गई इस बार। अब मैं उस दिन मैंने 2-3 बार मतलब मेरे दिमाग में आया कि यार इनको देख के तो सब कहते हैं कि अगला साल कैसा जाएगा, ये वो, ये क्या हुआ, माता रानी कोई गलत संकेत तो नहीं दे रही? कुछ 2-3 बार मेरे दिमाग में आया, मन आधा सा हो गया उनको देख के कि यार ये क्या हुआ, मतलब अगर मेरे से गलती हुई भी माता रानी को करवाने थे तो सही हो जाते। आती है ना वो चीजें, आ गई। लेकिन देखो इस बार कैसी कृपा हुई, जवारे नहीं हुआ उसको लेके मैं जो असमंजस में थी, जो मैं इतने सालों में नहीं करा पाई कीर्तन जो मैं सोच रही थी, इस बार वो हो गया। तो उन्होंने दूसरी जगह एक पॉजिटिव सिग्नल भी दे दिया ना। तो आप इतना संशय में ना देखें, वो माँ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत देखती है कि हाँ मेरा बच्चा क्या करना चाह रहा था। अब वो नहीं हुआ वो भी उनकी मर्जी है, हो जाता वो भी उनकी मर्जी है, हमारा कोई ज्यादा इतने में बड़ा रोल है नहीं। तो जब संकल्प किया था ठीक है, नहीं हुआ पूरा, दर्द हो गया जो भी है। अब आपके पथरी का हुआ तो इसको पॉजिटिव अगर उसमें देखो तो वो दर्द हो गया, अब आपका ऑपरेशन हुआ होगा या जो कुछ भी हुआ होगा, अब आपको या तो वो डायग्नोस हो गई, पता चल गई, अब उसकी दवाई करोगे, उस कष्ट से आपके शरीर को छुटकारा मिल जाएगा, एक बहाना बन गया उस टाइम पे पता चलने का। तो उनके ऊपर छोड़ दो, जो वो करवा रही हैं हमारे अच्छे के लिए हो रहा, बस ये रट्टा मारते रहो अपने मन में। नेक्स्ट, हाय दी, आपकी सारी बातें मुझे बहुत पसंद है और फॉलो भी करती हूँ। जैसे आप कहती हैं कि अपनी कोई वीडियो के बारे में किसी की हेल्प हो जाए वीडियो तो उसको शेयर कर देना, इसी बात से प्रेरित होकर कोशिश कर रही हूँ हेल्प करने की। मैं 2 मंथ से एक हेल्थ क्लब ज्वाइन की हूँ, वहाँ हमें मोटापा कम करने में, थायराइड खत्म करने में, माइग्रेन और भी दिक्कतों से निजात मिलता है। तो इन्होंने इस तरीके का, हाँ मैंने पढ़ा था अभी इनका ही, जिस दिन आया था उस दिन मेरे सामने आया था। इसमें इन्हें बहुत फर्क लग रहा है, लेकिन अंजीता क्राफ्ट करके इनका कमेंट है, ये नहीं लिखा कि उस हेल्थ क्लब को कोई ज्वाइन करना चाहे तो कैसे करेगा। तो उसका कमेंट में आप अपने जवाब दे देना कि कैसे करना है, तो जिसको कोई लगेगा वो आपसे संपर्क कर लेगा। नेक्स्ट, मैम मैं एक हाउसवाइफ थी लेकिन मैंने टीचिंग जॉब स्टार्ट किया, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहती। 2 बच्चे हैं, बेटा बड़ा है लेकिन बेटी अभी छोटी है। हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, दिक्कत किया है कि घर में कोई और लड़ाई नहीं है, लेडी नहीं है। फादर इन लॉ हैं और उनके भाई हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, साथ में रहते हैं, लेकिन पड़ोस की औरतों ने उनके दिमाग में डाल दिया कि बहू नौकरी करेगी तो रोटी नहीं देगी, और वे इसी सच में मान बैठे हैं। मैं कैसे उन औरतों को चुप करूं? अपने फादर इन लॉ को मैं समझा लूंगी। फादर इन लॉ को ही समझाना इम्पोर्टेंट है, औरतों को चुप करने की जरूरत ही क्या है? और किस किस को और कैसे चुप करोगी? उन्हें ही तो समझाना है कि वो जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो वो आप कह रही हो समझा लोगी, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो एक छोटी सी नौकरी की बात है। कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं बच्चे जो परिवार के बिल्कुल खिलाफ जा रहे होते हैं, समाज के खिलाफ जा रहे होते हैं, नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी आदमी यही सोचता है ना कि जो मुझे करना है मैं वो कर रहा हूँ और मेरी फैमिली उससे अग्री कर जाए बस। तो बस यही चीज़ आप फॉलो करो।
नेक्स्ट, दी मेरे पापा ने हम बहनों भाइयों मम्मी को हमेशा ताने पिटाई की है। वो आर्मी में हैं, आते तो बाहर वालों को बहुत प्यार, लेकिन घर में विपरीत। हम बहनों की शादी हो गई, भाई की शादी में भाई के रिश्तेदारों को शो करते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कहते हैं कुछ खर्चा मत करो, लेकिन हमें भाई को पता है कि ये सब दिखावा है। थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होने पर मेरे माँ भाई और एक बहन जो अब मायके में रहती है उनकी बहुत पिटाई करते हैं। रोटी तक के ताने मारता है। माँ को कहता है कब मरेगी, हमें कहता है इस बेल से मेरा कब पीछा छूटेगा। बल्कि हम मायके में साल में एक बार जाते हैं, अब तो 2 साल में सिर्फ एक दिन जाती हूँ। जब पापा घर पर होते हैं तो मन करता है अभी यहाँ से भाग लें, लेकिन जब वे ड्यूटी पर जाते हैं तभी जाते हैं। उनके लिए चाहे कितना भी कर लो, लेकिन लास्ट में ऐसा ताना मारते हैं कि मैं अभी मर जाऊं। अपनी बेटी को हमेशा लाइबिलिटी के नाम से बोलते हैं। अब वे रिटायर हो रहे हैं, फुल 4 पीढ़ी पार्टी बाहर वालों की, बट अपने बच्चों को आधा किलो दूध भी बंद, राशन बंद। कहता है मेरे से तुम्हारा खर्चा नहीं उठता। ऐसे इंसान का क्या करें। लड़कियों की सास से मिधा मिधा बदलाता है और कहता है इनसे मार मार कर काम करवाया करो। एक बेटी का रिश्ता तो खराब कर दिया। क्या मैके जाना चाहिए सिर्फ ससुराल के दिखावे के लिए? नहीं। टॉक्सिक है आपके पिताजी, और ये चीज़ ना खुद भी एक्सेप्ट करो। और अपने ससुराल में मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, लोगों को लगता है कि जी मेरी सास ताने देगी ये वो। अगर हमारे पीहर में कोई कमी है, उसको छुपाने के लिए हम बेफालतू में टॉर्चर क्यों झेलें? सास ताने देगी, तेरा तो पीहर ऐसा है, तुम उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ है ऐसा, अब उसमें मेरी क्या गलती है? मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे इतना पता है। तो पीछा छुड़ेगा आपका, अपनी सुखी संसार में अपना जी लगो। नेक्स्ट, मेरी 2 बेटी हैं। एक आगे ससुराल वाले चाहते हैं कि बेटा चाहिए, क्या करूं मैं? ये मेरी सोच है कि ज़्यादा बच्चे होने से उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाएगी। भाई मैं भी यही सलाह देती हूँ, बेटी है बेटा है, 2 बच्चे पर्याप्त होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। अब किसी की हिरस करने के लिए या बेटा पैदा करने के लिए आप लाइन लगाओ, मुझे तो ये समझदारी ना कभी लगी और ना ही कभी लगेगी। तो आप भी वही है, पैदा आपको करना है, डिसीजन आपका ही होगा फाइनल, और आप कह सकते हो मजबूती से कि मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरा नाम स्नेहा है। मैं आपका चैनल शुरुआत से देख रही हूँ। मेरी सोसाइटी के लोग मुझे भला बुरा बोलते हैं। मैं पहले पढ़ाई करती थी, हबी ने बंद करवा दी। अब पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, हबी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सही है सब कुछ। अब सोसाइटी के लोग बुरा भला बोल रहे हैं, बोलने दो, उनके पास अपने रीज़न होंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो। और कोशिश ये रहती है हमारा परिवार अगर हमें सपोर्ट कर दे, परिवार में भी पूरा ना करे, पति कर दे, उतना भी काफ़ी होता है। और कहीं कहीं पति भी टॉक्सिक है तो हम अपने आप को खुद सपोर्ट कर लें, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना है, हमें वो करते जाना है। सपोर्ट मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। कौन क्या कह रहा है इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से हम बिल्कुल ही रुक जाएं। थोड़ा बहुत रुक सकते हैं कि चले यार इस पर ज़्यादा तमाशे हो रहे हैं, छोड़ इस चीज़ को। सपोज करो आपका मन है मिनी स्कर्ट पहनने का, शॉर्ट्स पहनने का, आपका मन कर रहा है, लेकिन आपकी थाइज ऐसी हैं या आपका फिगर ऐसा है या आपकी उम्र कह लो, कुछ भी है, आपकी सोसाइटी, आपका गली मोहल्ले का माहौल ऐसा नहीं है कि आप उसको पहनो और ठीक लगे किसी को भी, है ना। एक मतलब सुलझे हुए इंसान को भी लगे कि यार ये गलत ही लग रहा है, यहाँ पे हिसाब से सही नहीं लग रहा, है ना। तो क्या होगा कि भाई नहीं अच्छा लग रहा, अपनी इस इच्छा को हम थोड़ी दिन के लिए दबा लेंगे। हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पहन सकते हैं, वहाँ पहनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारा मन है कि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी, हम नौकरी कर सकते हैं, हम अपना घर का काम भी उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। अब हमें गली की औरतें या कुछ कह रहे हैं कि भैया ये तो ये कर रही है, या कोई कोर्स है कुछ है, तो कहते रहो। मुझे पता है अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, क्योंकि उसमें मेरी एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, मेरे अंदर है योग्यता, मैं उसे तराश रही हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो छोड़ने वाली हो सकती हैं कि छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्यों ही छोड़ें, तो वो वाली है। अब आप काम कर रही हो या कोई कोर्स कर रही हो तो कोई क्या कह रहा है उसकी तरफ मत सोचो, अपना करते रहो, अपनी वृद्धि के लिए जो कर सकते हो। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी शादी को 8 साल हुए हैं। 7 साल ससुराल वालों ने बहुत टॉर्चर करा। 6 मंथ मैके रह कर आई हूँ। एक बेटी है 6 साल की, उसे यहीं छोड़ के गई, बदले तो अभी भी नहीं है, लेकिन मारपीट नहीं कर सकते। अब
आए हुए 5 महीने हो गए हैं, आने के बाद ससुराल में रह रही हूँ, उतनी नफरत बढ़ती जा रही है, किसी को देखना पसंद नहीं करती हूँ। जो इन लोगों ने करा था और कर रहे हैं, इस वजह से भी जी भी नहीं पा रही हूँ, और प्रेग्नेंट भी हूँ ना चाहते हुए भी। रोती रहती हूँ, टॉर्चर मिसबिहेव का लेवल इतना ऊपर था, मेरे कैरेक्टर लेस का प्रचार तक करा। देवर होत गंदा बोला हमेशा, अब उसके लिए लड़की देख रहे हैं। एक घर में रहती हूँ लेकिन सबसे बात करने से बचती हूँ। जब शादी होगी तो जाना नहीं चाहूँगी, बहुत हैरासमेंट की है, शादी में नहीं जाना, इसकी बहुत टेंशन लेती हूँ। देखो जी, अगर इतना सोच रहे हो तो मैं तो यही कहूँगी कि अब सोचने का कोई मतलब है नहीं। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो पास्ट की हैं, वो हो गई। अब उन सबको आप माफ़ करके तभी तो वापस इस लाइफ में आए हो। तो मैं ये नहीं कहती कि सबसे बातचीत करो या कुछ करो, जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन आप स्ट्रेस ना लो। स्ट्रेस जो ले रहे हो वो गलत है। अब रही बात ये है कि जी शादी हो रही है, मुझे शादी में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना अब आपको? भैया आप एज अ बहू अब इस घर में वापस आ गई, तो जब घर में शादी है तो आपको अटेंड भी करनी चाहिए टेक्निकली राइट होने के लिए, है ना? नहीं तो कल को क्या होएगा कि भैया ये खुद में इसमें ही तो कमी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके करने लगो कि जी खुशी में फूले नहीं समा रहे, मेरा तो बेटे जैसा है ना? जो आइडियल देवर भाभी का रिश्ता होता है कि भाई देवर है वो बिल्कुल प्यारा सा छोटा भाई, या बेटे अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो बेटे जैसा होता है, तो उसकी शादी की खुशी भी वैसी होती है चाहे छोटे भाई की हो रही हो या बेटे की हो रही हो। लेकिन अगर हमारा रिश्ता खराब हो गया, है ना, वही देवर हमें उल्टा सीधा बोल गया, अब हमारा मन खट्टा हो गया, तो हम वो लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन देवर तो फिर भी है ना, तो उसकी शादी में जाएंगे, एज अ भाभी शामिल हो जाएंगे आराम से। तो हम टेक्निकली गलत क्यों कर रहे हैं? अब जब आ गई हो तो स्ट्रेस ना लो, अब जो हो नया उसी को देखो, उतना ही देखो, उसमें पिछला जोड़ो नहीं। नेक्स्ट, मैम मेरा जीवन बहुत उलझनों में चल रहा है, ना ही तो ससुराल में सम्मान है ना मायके में। पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई है, प्यार तो मेरी माँ की भाषा में पहले ही नहीं था, पर मैं सोच लेती थी कोई बात नहीं है, तो मेरी माँ ही ऐसे शब्द बोलती है जो बहुत गलत लगते हैं, पर इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अब हो गया। भाई की शादी के बाद माँ इतने बदल गई है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती है, पापा के सामने बिना बात की बात बनाकर कुछ भी लगा देती है। अब भाभी ने मेरे बारे में पता नहीं क्या बोल दिया, बोलती है तू तो मेरी बहू के साथ लड़ी प्यार से नहीं रह रही, उसे परेशान करके आई है। बताओ दीदी, क्या माँ उस बेटी के लिए ऐसा बोल सकती है? जिसे जाना दिया अगर सफाई दो तो इतना आगे बढ़ जाती है कि माँ समय में संभाल नहीं पाती। भाभी ऐसी है जो एक शब्द भी सहन नहीं करती, कैसे ऐसे इंसान से बातें करें? बोलती है बात करो, जबकि वो मेरे पास फोन भी नहीं करती। बोलूं तो बोलती है बड़ों को झुकना पड़ता है, छोटी बातें कैसे बुने जो वो बनाते हैं। और वो मेरी माँ विश्वास नहीं करती। बहुत लंबा लिख दिया है, माफ़ करना। बहुत परेशान होने के बाद ही आपके पास मैसेज करना शुरू किया है। आपकी जो माँ है वो दिमाग से खेल रही हैं, उन्हें पता भी ये बुढ़ापा मेरा बहू से ही कटना है ना? और वो आदर्श सास बनने में एक कदम आगे बढ़ गई हैं कि दुनिया ये हो रही है शिकायतें कि भैया बेटी को ज़्यादा पूछ रहा है, बहू की कोई औकात नहीं है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि बराबर लाने के बाद में अब बहू को इतना चढ़ा दिया है सिर पे कि बेटी का कुत्ता बना दिया लिटरली, है ना? तो ऐसे में बेटी को भी वही करना चाहिए जो मैं बहू को सलाह देती हूँ कि जहाँ आपका मान सम्मान नहीं, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं, जहाँ आपको बिल्कुल दोयम दर्जे का माना जा रहा है, वहां से अपनी उपस्थिति हटा लेना ही सबसे बड़ा आपके लिए सब सही चीज। तो भले भैया तुम अपनी बहू को चाटो, पुचकारो, उसकी आरती उतारो, हम है ही नहीं इस पिक्चर में। खुश रहो तुम अपने घर में, हम अपने घर में, बात खत्म। जब कभी कोई ओकेजन हो, बड़ा बुलावे, तमीज से चले जाओ, लिमिटेड बात करो। और इससे पहले कि तुम्हारी माँ कुछ मुंह खोल के बकना शुरू करे, उससे पहले वहां से निकल लो कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं कर, बस बात खत्म। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी। मेरा एक प्रश्न है दीदी, जो मेरे रियल फादर हैं वह पैसे से काफ़ी मतलब पैसे वाले हैं। मेरी शादी नॉर्मल परिवार में की है। शादी से पहले मेरे लिए बहुत कुछ करने को तैयार थे। उन्होंने बोला था कि बेटा शादी के बाद अगर तुझे कभी किसी चीज़ की कमी हो तो हम हैं। पर शादी के बाद वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मेरी शादी को 14 साल हो गए, मैं उन सब किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं की। अब मुझे जब कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा नहीं मांगे थे, मैंने उनसे बोला कि उन्होंने अपने सास ससुर से मांगो।
और उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। दीदी मुझे बहुत बुरा लगा, अपने बेटा बहू के लिए इतना कुछ करते हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती? शादी होने के बाद फिर मैंने एक दिन उन्हें गुस्से में बोल दिया कि मैं जवाब के मायने नहीं आती, तो आप मुझसे कभी बात मत करना। क्या दीदी मैंने सही किया या गलत किया? देखो अब आपका वही है भैया, क्या बोलो इसमें। मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर हमने अपनी लड़की किसी फटीचर घर में दे दी, मैं तो यही वर्ड यूज करूंगी, अब वो लड़की अगर हमारी परेशान रहती है तो किसकी गलती है? उस लड़की की थोड़ी गलती है, उसने तो अपने माँ बाप पे भरोसा करके जिसके पल्ले हमें बांधा वो तो बंध गई, है ना। उसके बाद तुम उसकी ना तो फाइनेंशियली मदद कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लड़की थोड़ी ही गलत हुई इसमें, तो आपकी क्या गलती है? लेकिन ऐसा होता है कि भैया ठीक है, अब हमारे भाग में अगर पैसा होगा, मुझे ये लगता है स्ट्रांगली, अगर हमारे भाग में पैसा है ना, तो हमें मैके वाले कितने ही बेकार घर में शादी कर दें, हमारे भाग में पैसा है तो हमारे भाग से हमारे पति वहां भी कमा लेंगे, हम कमा लेंगे, हमारे नसीब में सुख है तो हम वहां भी उठा लेंगे, है ना। तो यही तो होता है बहू का, कहते नहीं पहरा होता है कि किसी के आते ही घर भर जाता है, किसी के खाली हो जाता है, तो वो चीज होती है सच में। एक और होता है कि भैया हमारे नसीब में सुख उठाना है हम उठा लेंगे, हमारे नसीब में अगर नहीं है पैसे का सुख, हम भरे घर में जाएंगे वो भी खाली हो जाएगा। तो अपने उसी नसीब पे आप भरोसा रखो, और अपने पिताजी के लिए ये बात गांठ बांध लो कि अब उनके मन से आपके लिए पैसे तो छूट नहीं रहे, है ना। लेकिन उस चीज के चलते हम अपने बाप को बाप ने माने, ये मैं सलाह नहीं दूंगी। तो आप नॉर्मल रहो, इस चीज को याद रखो, लेकिन माफ कर दो अब उन्हें उस चीज के लिए, और ऊपर वाले भरोसा रखो कि इतना पैसा आपके भाग से इस घर में वो खुद कमवा देंगे कि आपको कभी किसी से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट, मैम मेरे ससुर मेरी देवरानी के बच्चे का एडमिशन मेरी बहन के स्कूल में करवाना चाहते हैं, जबकि मैं इसके लिए कितनी बार मना कर चुकी हूँ। इससे मेरी बहन और मैं उसके ससुराल वालों के रिश्तों में समस्याएं आएंगी। ऐसा मत कीजिए, लेकिन एकदम नहीं मान रहे, बताइए मैं इस पर अपना रिएक्शन कैसे दूँ? जबकि मेरी सास और मेरी देवरानी दोनों न्यूट्रल हैं, सब कह रही हैं पापा ही ऐसा कर रहे हैं। मैं अपने देवर देवरानी से दूर रहती हूँ, वे टॉक्सिक हैं, लेकिन मम्मी पापा मेरे पास कभी कभी आते हैं रहने के लिए। ऐसे में मैं अपना मेंटल पीस कैसे बनाए रखूँ? आपकी बहन के स्कूल में अगर एडमिशन हो रहा है, उसको सीधे बोलो जैसे और बाकी बच्चे हैं, बस वैसे ही उसे भी ट्रीट करें, बस बात खत्म। नेक्स्ट, दी मेरी सास एंड बड़े जेठ जेठानी राशन छुपा देते थे, पूजा रूम में ताला लगा देते थे, तो मैंने धीरे धीरे सेम ही किचन में अपना खाना अलग बनाने लगी। खुद लाए सामान से पूजा अपने रूम में ही करती हूँ, बट अब जब चैती चैत कर रही हूँ तो सास बोल रही है मैं भी अनाज दे रही हूँ, कुछ मत लाओ तो पूजा रूम में ही पूजा करो। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, तो सास बोलती है रहती है कि मेरे ही घर में है, वो भी मत लो, बेटा भी तो मेरा है, उसको भी वापस कर दो मुझे। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला छठ पूजा की वजह से, बट व्रत में हूँ दीदी और आपको कमेंट कर रही हूँ, क्या करूँ मैं? देखो यहाँ पे ना बातों का वो चल रही है झगड़ा, लॉजिक, ये नहीं लेना तो वो भी मत ले, वो नहीं लेना तो वो भी मत ले। ये चीजें जिसने शुरू करी वो सोचे ना, है ना। तो जब ये आप ताला लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप वहीं से बात उखाड़ लो वहीं से कि भैया ताले मैंने लगाए थे क्या? राशन पे ताला लगाया था, बेटे पे तो ताला लगाया नहीं था ना। तो वहीं से बात उखाड़ो कि शुरू किसने करा था। अब जब शुरू किया है तो ठीक है। और पूजा पाठ का ऐसा ही होता है, जब हम अलग कहीं करने लगते हैं फिर हमारा मन नहीं लगता। अब कोई मुझसे कहे कि मैं अपनी माता रानी को छोड़ के अब अपनी किसी ज्वाइंट फैमिली जो मेरी थी वहां जाके मैं वहां के मंदिर में पूजा करूँ और इन्हें भूल जाऊं, तो वो नहीं हो सकता ना। ये जो मेरे पास रखे हुए हैं माता रानी के प्रतिरूप या नारायण जी के प्रतिरूप या जो कुछ भी है, अब मैं जहाँ जाऊंगी ये ही मेरे माता पिता हैं, मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तो कोई कहे कि मैं इनको भूल के अब मैं कहीं और पूजा कर लूं, है ना, या मैं इनके पूजा के सामान में किसी और से सामान लेके कर लूं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें नहीं होती। आप साफ मना करो कि ये शुरू किसने करा था। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं अपने भाई और भाभी के बारे में बताया था परसों, भाभी के कॉल पे मेरे पापा के पास आया था, उन्होंने उठाया नहीं। नेक्स्ट डे उनके पापा ने मेरे मौसा जी के पास फ़ोन किया और भाभी को लेने के लिए भाई को बुला रहे हैं, जबकि भाई मम्मी और पापा कोई भी नहीं चाहता अब उसको लाना। ऐसे में क्या करना चाहिए?
मौसा जी को भी अपना जवाब यही दे दो, मौसा जी थोड़ा ही लेने चले जाएंगे। नेक्स्ट, दीदी पुराने कपड़े का क्या करें जो ज्यादा ही पुराने हैं और किसी को दे भी नहीं सकते, मुझे पुराने कपड़ों से बहुत टेंशन रहती है, किसी के पहनने के लायक हो तो दे देता हूँ, बाकी बक्से में पड़े रहते हैं, उनका क्या करूं। देखो जो कॉटन के होते हैं उनके तो मैं चकोर पीस या जैसे भी होता है रेक्टेंगल पीस काट लेती हूँ, कुछ मैं अपने स्कूल में डस्टिंग के लिए ले जाती हूँ, कुछ घर में भी अगर काम आता है तो वो। अब उसकी बजाय आप इतने और छोटे छोटे पीस करके, जैसे चिमनी वगैरह साफ करते हैं, है ना, तो उसको साफ करने के लिए कई बार ऐसी जगह होती हैं ग्रीस वगैरह के हैं या कुछ प्लांट के आपको गमले वमले पोंछने हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको साफ करा एंड देन आपने उसको थ्रो कर दिया, तो इतने छोटे छोटे पीस काट के आप एक डब्बे में भर के रख लो, ये कर सकते हो। या फिर बिल्कुल ही बेकार है तो जस्ट उनको कट करके एंड फेंक दो कूड़े में, अपने आप जो भी उनका रिसाइकल होगा कूड़े के साथ वो हो जाएगा। बस धो के फेंको जहां पर भी फेंकने हो। इतना मैं फॉलो करती हूँ कि कोई भी कपड़ा जब डिस्कार्ड करती हूँ तो मैं उसको एक बार धो लेती हूँ, ताकि जो हमारी एनर्जी है उसमें से वो खत्म हो जाए, उसके बाद उसे कौन पहन रहा है उसका क्या हो रहा है, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट, स्किन में वाइट कलर का डब्बे आना क्या होता है, धब्बे आना, उसके लिए क्या करना चाहिए प्लीज बता दो, आई एम सो सैड अबाउट माई स्किन की हालत, थैंक यू डियर। देखो स्किन के जो ये फटते हैं तो विटामिन सी की कमी से भी होते हैं और एक्सट्रीम विटामिन सी भी होता है तब भी होते हैं, जो मैंने पर्सनली, मेरे को अभी आराध्या को भी कई बार हो जाता है, तो वो चीज़ है। अब उसको क्या है, जब हम उसकी जब मेरे को एक बार हुई थी ये प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हुई थी, तो मैं सीधे होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला कि मैगी बहुत खाते हो, मैंने कहा नहीं, लेकिन वो मेरे को क्या था प्रॉब्लम कि मैं उस टाइम पे ऑरेंजेस बहुत खा रही थी। अब ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है, सूट करता है, कहते हैं स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आपको नहीं सूट कर रहा, तो मेरे साथ ये अगर मैं ज़्यादा खट्टा खाऊंगी तो वो शुरू हो जाएगा, यानी विटामिन सी की टॉलरेंस मेरे अंदर कम है, बढ़ जाएगी अगर वो प्रॉब्लम मैं और विटामिन सी लूंगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी। अभी आराध्या को भी यही है कि मैगी, अगर वो मैगी बढ़ा दे, जैसे मैं 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, हमारा था फिर 15 दिन में एक बार हो गया, अब उसका मन करता है कि वो डेली खा ले, उसको इतनी पसंद है, तो जब भी ऐसा होता है ना कि फास्ट फूड किसी में ओकेजन ज्यादा पड़ गया, कुछ हो गया, उसका वो बढ़ जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको किस चीज की वजह से हो रहे हैं, और उसका सही रीजन आपको पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तब पता चलेगा, कोई एक रीजन नहीं होता। तो वो इसमें अपने शॉर्टकट और DIY के चक्कर में मत पड़ो, एक बार डॉक्टर को दिखा लो, एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या दिक्कत है। और एलोपैथिक या त्वचा विशेषज्ञ को दिखाने के वो बहुत महंगे होते हैं, उसके बजाय होम्योपैथिक वाले को ही दिखाओ, उससे ही दोनों बार हमें तो आराम लग गया। नेक्स्ट, मुझे भी ज़रूरत है वर्क फ्रॉम होम की, मेरी भी कोई हेल्प करो, कर दो जी। जो ये कमेंट सुन रहे हैं, 185 में इनका कमेंट है, या फिर अब जवाब दे देना इस वाले वीडियो के कमेंट में। नेक्स्ट, मैम रिप्लाई प्लीज, मेरे 31 में एक बेबी हुआ, वो आफ्टर बर्थ एक्सपायर हो गई थी, देन 33 में हुई, अब 2 साल होने वाला है, बोथ बाय सी सेक्शन, शादी से पहले BSc माइक्रोबायोलॉजी किया था, देन जॉब, बट मुझे वो जमी नहीं, फिर बाद में बहुत कुछ चला शादी के बाद, बट जॉब नहीं हो पाई, अब 35 लगने वाला है, माई बेबी सुपर एक्टिव, ऐसे में आगे क्या कर सकती हूँ रिलेटेड टू अर्निंग, 8th तक क्लास तक स्टडीज़ भी बहुत अच्छी थी, देन डाउनफॉल रहा 12th में, तो बहुत बेकार, अब टीचिंग की सोचती हूँ बट कोई डिग्री नहीं है उससे रिलेटेड एंड रेगुलर कुछ भी कर भी नहीं सकती, प्लीज सजेस्ट। इतनी सारी बाउंडेशन के साथ मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि क्या सजेस्ट करूँ आपको। भाई मुझे जो बेस्ट लगता है, अगर हम होम ट्यूशन दे सकें घर पे ही, मतलब अपने घर पे, है ना, बेस्ट वो होता है। आपको दिन के 1-2 घंटे देने हैं तो वो आप शुरू करें, थोड़ी थोड़ी आपकी स्टडी में वो बनेगी, रिवीजन हो जाएगा। साथ में अभी प्राइवेट स्कूलों में भी अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो अभी प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है, उसके बिना नहीं काम चलता, तो वहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन ट्यूशन आप पढ़ा सकते हो बिना किसी प्रॉपर डिग्री के भी, है ना। और दूसरी चीज वही होती है कि भाई या तो पढ़ाओ या फिर कुछ क्रिएटिव आपको आता हो तो उससे आप पैसे कमाओ, ये दो ही रास्ते होते हैं ना, कि या तो आप कहीं जॉब करो या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है आप उसको बेचो, तो इन दोनों में से ही आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि लेकिन ना हम में टैलेंट है, ना हम टाइम दे पा रहे हैं, ना हम लगातार कुछ कर पा रहे हैं, तो भाई पैसे कैसे कमाएंगे।
कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप 2-3 घंटे ही काम करते हो। मान लो ट्रेडिंग का काम है, शेयर मार्केट का काम है ना, या फिर अभी जो चल रहा है कि एडिटिंग का काम है, अगर आप में स्किल है, कुछ घंटे काम आप कर लो, देने वाले काम दे देते हैं। लेकिन कुछ तो आता हो, तो अब आपको सबसे पहले अपने अंदर स्किल इंप्रूव करनी है कि मेरे अंदर मैं ऐसी क्या चीज़ में धार लगाऊं जिससे मैं पैसे कमा सकूं। कुछ ऐसा है जो आधा अधूरा आता है, उसको पूरा सीख लो। इस तरीके से अपने ऊपर पहले काम करो। हम अगर ये सोचेंगे कि पहले हम पैसे कमा ले फिर हम काम करेंगे, तो वो तो भाई बहुत मुश्किल है। स्किल होगी तो घर बैठे काम आएगा। तो अब आप ये देखो कि आपको अच्छा क्या लगता है करना, उसी में ही अपनी महारत पहले बना लो। पैसे बाद में कमाना, पहले पैसे कमाने के लायक खुद को बनाओ। नेक्स्ट, मैम रिप्लाई प्लीज। मेरे ये तो हो गया। मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे बताएं कि स्कूल में एक टीचर है, वो सबके पीछे मैं बुराई करेगा, बेचारा बन के रहेगा, हमेशा स्कूल से किसी भी ड्यूटी से भागने के चक्कर में रहेगा और अपनी जगह मुझे ड्यूटी फंसाने में लगा रहेगा। उससे कैसे डील करें, और उसके इस वजह से बेचारा बन के सब काम भी हो जाता है। मुझे लाउड बोलने के कारण सब जगह मुझे टारगेट किया जाता है। तो लाउड बोलने के कारण अगर टारगेट करा जाता है तो अपनी आवाज को धीमे करना कौन सा बड़ा काम है। अगर वो बेचारा बन रहा है तो आप भी पोलाइटली बता सकते हो ना कि भाई ठीक है, मान लो मुझे समझ में आता है, अभी बेचारा बनने के लिए कोई क्या कहेगा, मेरी तबीयत खराब है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर का काम ज्यादा है, दूर है, यही सब चीजें हैं ना। हर चीज का तोड़ होता है। कई लोगों को ये बात मेरी हार्श भी लग जाती है, लेकिन जब हम नौकरी कर रहे हैं ना, और उस नौकरी से हम ले रहे हैं पैसे, ठीक है, तो हमने अपने 6 घंटे 8 घंटे जितने की भी वो नौकरी है, उस टाइम को वहां पर बेच दिया, और उन 6 घंटों में वो जो कहेंगे हमें करना होता है ना। और अगर नहीं कर रहे तो तुम सीधे उनसे बोलो कि भाई सैलरी 4 घंटे की लोगे, चलेगा? तब एकदम धूम तनन्ना हो जाती है। अब लोगों को लगता बुरा, इसके खुद के बच्चे नहीं है क्या छोटे, या जो मालिक भी इस तरीके की बात करता है उन्हें कहता खुद के तो है नहीं ना छोटे बच्चे, हमारे बच्चे हमारा सोच नहीं रहा। अरे भैया बच्चे हैं तुम्हारे, तुमने सोचा है, लेकिन सोचने के बाद तुमने नौकरी पकड़ी है। तो अगर कोई तुम्हें कहेगा नियोक्ता तुम्हारा कि 6 घंटे में से 4 घंटे के पैसे ले लो, 2 घंटे की तुम छूट ले रहे हो, तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। लेकिन जो आदमी 6 घंटे के पैसे ले रहा है, अगर वो 6 घंटे का काम ले रहा है, तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है ना। तो ये एम्प्लॉयज की एक टेंडेंसी हो जाती है, उनको पैसा पूरा चाहिए लेकिन काम पूरा नहीं करना। तो ये जो दूसरे वाला आपका पार्टी है ना, ये इसी तरीके की है। आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। मान लो वो रो पिट के या सिंपैथी गेन करके बाकी का उल्लू बना रहा है, आप उल्लू नहीं बन रहे। और दूसरी चीज, उल्लू तो बनना ही बनना है, उसके साथ उसका जो कहना फैलाया हुआ रहता है वो आपको समेटना ही पड़ रहा है। तो भैया आपको तो पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा कि भाई इसका तो रोज का है, इसको सैलरी कम दोगे तो चलेगा क्या? तो जो जिसका काम है वो उतना करेगा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। बस एक बार कस के विरोध तो करो उस चीज का, गलत है ये। नेक्स्ट, दीदी थैंक यू सो मच मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद जी। नेक्स्ट, मैम मुझे आपसे ऑनेस्टली एक बात पूछनी थी। मुझे लगता है कि मैं काम पूछ कर करती हूँ, इसलिए स्कूल में लोग मुझे कम समझते हैं, जबकि मैं सिर्फ गलती से बचने के लिए पूछती हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है मुझे नीचा दिखाया जाता है। आप बताइए क्या मैं गलत सोच रही हूँ? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूछ के क्यों करती हो? करो कॉन्फिडेंस से। और होता है ये चीज, जो हर चीज में पूछता हो यही लगेगा ना कि इसको खुद कुछ पता ही नहीं, क्या मत पूछो, करो अपने आप। गॉड ब्लेस योर डॉटर्स। आपकी बेटियां ट्विंस है, जब वो छोटी थी आपने उनको कैसे संभाला जब उनके बीच झगड़ा हो जाता था? नाउ क्या वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करती हैं? एंड मोस्ट थिंग के रिलेटिव्स होते हैं, करते हैं कंपेयर, लुक्स, स्टडी एवरीथिंग। आप उन्हें क्या समझाते हैं? एंड गुड़िया का रिएक्शन क्या होता है? इतने सारे क्वेश्चन आ गए एक ही में। अब पहला इसमें देखते हैं कि जब वो छोटी थी उनको कैसे संभाला। तब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और मैं जॉब पे जाती थी, तो मैंने फुल टाइम मेड रखी हुई थी जो घर का सारा काम करती थी, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन। और जब उसका बीच का टाइम होता था, वो स्लॉट दोपहर का, जब वो काम निपट जाता था, तो वो बच्चों को भी देखती थी। बच्चों को गली में वॉक करवानी है ना, छत पे लेके जाना है, प्लांट से पानी डलवाने के लिए, उन अपने साथ रखना, वो सब भी वो करती थी। तो फुल टाइम मेड रखी हुई थी। वो सुबह आती थी 8:30 बजे और शाम को जाती थी 7:30 बजे। पूरा टाइम वो रहती थी। और साथ में मेरी सास थी,
तो ये था कि ये भी नहीं है कि उस मेड पे मैंने बच्चे छोड़े हुए हैं। और 3:30 बजे मैं आ जाती थी, जैसे भी स्कूल का टाइम होता था कि 3 वाले में 3:30 और 2 वाले में 2:30, ठीक है ना। ऐसे तो वो बच्चे पले। दूसरी चीज़ कि जब बच्चे थे उस टाइम पे, बाकी चीज़ों को मैंने, वही था कि मेरे बच्चे इस टाइम इम्पोर्टेंट है, जितनी एनर्जी है उसका मेन वहाँ, बाकी बची हुई में सारे काम। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या जी, क्या था कि जब वो एक दूसरे के साथ झगड़ती थी, झगड़ते हैं तो मेरा तो भाई इजी था मेरे लिए संभालना, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा तो काम है बच्चों के साथ ही रहने का। तो ये बच्चों के टेंट्रम, उनकी बातें, उनके इश्यूज मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो वहाँ जब मैं 50 को संभाल सकती हूँ तो ये तो 2 थे, तो ये तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम थी नहीं। नेक्स्ट एंड मोस्ट थिंग के रिलेटिव होते हैं, करते हैं कंपेयर, लुक, स्टडी, एवरीथिंग। नहीं, इसमें भी कंपैरिजन क्या, मैं खुद बल्कि बढ़ा चढ़ा के या जो भी कुछ है जैसा भी होता है कि हाँ, अभी भी मैं आपको लोगों के साथ भी दिखाती हूँ कि आरोही सीख रहे ढोलक एंड आराध्या सीख रही है ये, या आरोही को मीठा पसंद है, आराध्या को ये। तो उनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। मैं उन दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस ये कूट रही हूँ कि दोनों अलग हो, लेकिन अपनी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हो। कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ कि अगर हम इससे अलग हैं तो हम कम हैं। रही बात कि आपस में कंपैरिजन करती हैं, हाँ करती हैं, नंबर्स का, लुक्स का, कौन अच्छा ज़्यादा लग रहा है, मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मल है। अब मेरा काम है कि उनको मैं सेटिस्फाई करके रखूं। जब भी वो आपस में कंपैरिजन करती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कंपैरिजन एक दूसरे से है ही नहीं, तुम्हें तो बस ये देखना है कि कल तुम कहाँ थे, आज कहाँ हो। रही बात लुक्स की, दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, तो मैं अपने आप ही कि नहीं ये चीज़ आराध्या पे नहीं आरोही पे अच्छी लगेगी, या ये चीज़ आरोही पे नहीं आराध्या पे अच्छी लगेगी। जब वो पहनती हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, दोनों बिल्कुल टक्कर की लगती हैं, सुंदर, एक सी नहीं लग रही लेकिन सुंदर लग रही है। तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन हम अपनी अपनी जगह पे फिट हैं बिल्कुल। और रिश्तेदारों की तो बात कहूँ तो देखो, रिश्तेदार तो वही, जब मैं खुद ही उन्हें बताती रहती हूँ तुम दोनों में फर्क है, अलग अलग हो इस चीज में हो, लेकिन तू इस चीज में अच्छे तो इस चीज में अच्छे। तो जब रिश्तेदार को, अगर अव्वल तो मेरे रिश्तेदार टचवुड ऐसे हैं नहीं झक्की, या ये कहूँ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई इतनी आगे तक बात करे, इतना मैंने किसी को दी नहीं रखी लिबर्टी, ना कोई बोलता फालतू। लेकिन अगर बोले भी तो मेरे बच्चों को फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मुझे बर्तन धोने में ज़्यादा समय लगता है, आप 2 टाइम के बर्तन 30 मिनट में धो लेती हैं, पर मुझे नाश्ते के बर्तन में ही 20 मिनट लग जाते हैं, पता नहीं, साथ ही इसमें थकान भी हो जाती है। थोड़ा इन डिटेल में इस बात को समझाना। क्या समझाऊँ इसमें, प्रैक्टिस है, मैं तो कामली करती रहती हूँ। वही एक सीरीज मेंटेन करो, पहले कटोरियाँ चम्मच सब सेग्रीगेट कर दो टाइप के हिसाब से, फिर एक एक करके धो लो। और क्या बड़ा डील है अगर आपको 20 मिनट लग भी रहे हैं तो क्या ही करना है, वो 10 मिनट में कोई गाड़ी तो छूट नहीं रही। तो अपनी नेचुरल पेस पे, नेचुरल स्पीड पे काम करो, किसी से कंपैरिजन ना करो कि वो 30 मिनट में कर लेती है तो मेरा भी 30 में या 29 में होना चाहिए। नहीं हो रहा, मेरा 40 मिनट में हो रहा है, 10 मिनट में नहीं मैं कुछ उखाड़ लूंगी। अगर आपके पास है ऐसा कुछ कि जो बर्तन में से 10 मिनट निकलेंगे तो आप वहां पर कुछ अच्छा चेंज कर सकते थे, तो आपको इस मुद्दे पे सोचने की जरूरत है, अदरवाइज इट्स ओके। एक ये आया है, इनकी बेटी शॉप से चीज खा लेती है, उसके ससुर वसुर दे देते हैं और वो परेशान है उनके दांतों के लिए। अभी कह रही है जो आपने ऑलरेडी सजेस्ट किया था वो मैं कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ उससे, लेकिन आपकी लास्ट बात माननी पड़ेगी कि लगता है भगवान की इच्छा है ना। तो भैया नहीं हुआ तो अब नहीं हुआ, बच्चे हैं। अभी मेरी नंद आई थी, वो इतना बात करके गई है कि मैं लड़की को परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मुद्दा वही है, मैंने कहा भैया अभी उसकी उम्र है, वो नहीं समझेगी, शैतानी करेगी ही करेगी। जब तक 3 साल का बच्चा ना हो जाए, स्कूल ना जाने लगे, उसको नहीं पता होता कैसे रुकना है, तो वो करता है अपना मनमौजी, उसका टाइम है ये। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं हर बच्चा अलग, और पेरेंटिंग आप थ्रू आउट करते करते ही सीखते हो। लेकिन आप यही है भैया, कभी डांट के काम होता है, कभी पुचकार के होता है, कभी बहला के होता है। तो अगर आपका यह है कि भगवान की इच्छा ही मान के आपको रुकना पड़ेगा, तो वही है। मैं तो अभी भी इसी पे टिकी हुई हूँ कि हम एज अ माँ उसको अच्छे अच्छे ऑप्शन दे सकते हैं कि ये नहीं ये खा ले, है ना, और कुछ नहीं कर सकते हम एज अ मदर। नेक्स्ट, अगर ससुराल में ससुर और नंद इज्जत ना करें, पति को छोड़कर ससुर के लिए कितना भी करो पर बेटी ही अच्छी लगती है, मुंह पर कहते हैं कि तुझसे अच्छी तो मेरी बेटी है, और जब बेटी घर आती है तो मैं और मेरे पति के साथ नहीं बैठ सकते, उसमें
दिक्कत होती है, बात करें तो और ज़्यादा दिक्कत। कहते हैं मेरे भाई को मेरे पास नहीं आने देती है, भाभी आती भी है 1 महीने के लिए है, मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा करवाती है, हर छोटी बात पर अच्छा नहीं लगता है हमारा खुश रहना। उसको समझ नहीं आता कैसे सीधा करें इन टेढ़े लोगों को। देखो जी, जब ससुर मुंह पर कहे ना कि तू सच्ची तो मेरी बेटी है, तो कह दो हाँ बढ़िया तो है ही, मैं आपकी बेटी थोड़ी हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, बहस क्यों करनी है कि हाँ जी उनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं दुनिया में, कुछ है तो बस आप और आपकी बेटी हैं, पहली चीज। दूसरी कि भैया अगर मैं वहां बैठूं तो कहती है भाई को बैठने नहीं देती मेरे पास, तो भाई मैं बैठी हूँ, तेरे भाई को उठा के थोड़ी ले जा रही हूँ, या भाई को अकेले बैठा के तुझे क्या बात करनी है। और दूसरी चीज, उसके आगे भी ये जोड़ दो कि मैं अकेले छोड़ तो दूं, लेकिन जो ये झगड़े होते हैं आपके आने के बाद, मैं तो वो देखना चाह रही हूँ कि ऐसा आप क्या कह रही हो जो मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़े लग जाते हैं। भाई देखो, मुंह सीधे अगलों के फिर भी नहीं है ना, तो अगर आप ऐसे एक बार कन्फ्रंटेशन कर लोगे तो कम से कम, मुंह तो उनके अभी भी सीधे नहीं तब भी सीधे नहीं, कम से कम कुछ तो सुधार होगा। जब कोई कहे ना कि जी बैठने नहीं दे रही, कहीं क्या खड़े हैं, बैठे ही तो हैं। ये कहो कि अकेले नहीं बैठने दे रही, अब तुम्हें अकेले में क्या बात करनी है इनसे। और चलो करने भी दूं, मैं जब भी अकेले छोड़ती हूँ मेरे कमरे में आके लड़ाई करते हैं, तो मुझे तो जानना है क्या हो रहा है यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है। एक बार हिम्मत करके ये चीज है कर दो, अपने आप कुछ तो होश मिलेगा इस चीज में। ना सुधरेंगे पूरे तो कुछ तो कमी आएगी। नेक्स्ट, और बाकी ससुर का तो वही है, ऐसे से क्या इज्जत लेनी है जिसमें बुढ़ापे में आके ये अकल नहीं कि बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, दोनों को उनके हिस्से का सम्मान दे। तू तुलना में रख क्यों रहा हो ना दोनों को। अब ये तू मेरी बेटी से अच्छी है, हम कह रहे हैं हम तेरी बेटी से अच्छे हैं बुरे हैं, तो हमें बता, हमें रिपोर्ट कार्ड तुझे देने की जरूरत पड़ी है क्या। सीधी सी बात। तो जो बुढ़ापे में भी इतना बेअकला आदमी हो, उससे सर्टिफिकेट या उससे मान सम्मान क्यों ही लेना, मत दे, रख ले अपना सम्मान तो अपने पास, ले अपनी बेटी को प्यार कर, जितना करना कर, बात खत्म। मेरी बेटी अच्छी है, हाँ जी अच्छी है, बस। नेक्स्ट, दीदी अपना ऐप और वर्क इंडिया ऐप में कुछ स्कैम और धोखा होता है, जैसे हमारा बैंक लूटना, कुछ उल्टा सीधा होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। नहीं, मुझे कोई रिप्लाई, मतलब इस पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी। और एक नई सब्सक्राइबर है, वेलकम टू द फैमिली। तो यहाँ पर एपिसोड 185 के सारे एपिसोड के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे पढ़ लिए हैं, जवाब दे दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के मतलब का लगे तो शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।